नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और आज जो है हम जिस टॉपिक पर जिस वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने डेटा इंटरप्रिटेशन में एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे लिखा कि आपको 72 में से 72 मार्क्स प्राप्त हुए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी डेटा इंटरप्रिटेशन में एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पर। पहले ही मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पर एक वीडियो बना चुका हूं जिस पे मैंने प्रिपरेशन से रिलेटेड वो वीडियो बनाई थी। ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ शॉर्ट्स लिखने से हो जाएगा, शॉर्ट में सिर्फ आंसर लिखने से, या हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो आइए मैं अपनी कॉपी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये इवेलुएटेड कॉपी है। इवेलुएटेड कॉपी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 72/72 प्राप्त किए और आपको ऑन एवरेज कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए एग्ज़ाम में। और अगर आप 72 में 72 प्राप्त करते हो तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप GS1 में आपका जो है ख़राब अगर एग्ज़ाम भी जाता है तब भी आप 170 प्लस स्कोर कर सकते हो। जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मेरा करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है इतना हिट नहीं हुआ उस टाइम पे एग्ज़ाम में। जैसे मेरे एक दो क्वेश्चन टाइम की वजह से ख़राब हो गए, मैं बताऊंगा। तो मेरे 177 मार्क्स रह गए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था कि मुझे जैसा मैंने प्रिपरेशन की थी 185 या 187 तक मैं स्कोर कर सकता था। कम से कम 10 मार्क्स जो है कम स्कोर हुए। तो उन गलतियों से आप सीखें और आप एग्ज़ाम में अपना टारगेट 185 प्लस बनाएं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, जैसे ही मुझे एग्ज़ाम की कॉपी मिली तो मैंने सबसे पहले क्या किया, DI सेक्शन को ही अटैम्प्ट किया। इससे पहले मैंने 67 68 दिया था तो DI को बीच में अटैम्प्ट किया था। इससे क्या दिक्कत हुई कि मैं बाकी सेक्शंस जब मेरे हो गए तो DI के लिए टाइम थोड़ा कम मिला, तो वहाँ गलतियाँ हुई 67 और 68 में। लेकिन 69 में मैंने सोचा कि सबसे पहले DI अटैम्प्ट करेंगे और DI पे मैंने 35 मिनट निर्धारित किए कि हाँ 35 मिनट के अंदर आपका जो है दोनों क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 मिला। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा थोड़ा टाइम भी बर्बाद हुआ। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए पोर्शन सिलेक्ट किया। ए पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या किया कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने स्टार्ट किया। क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने स्टार्ट किया और लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा चला जाएगा या फिर ये इस क्वेश्चन में मैं उतना भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर मैंने उसको कट कर दिया। यहाँ पर मेरे कम से कम 5 मिनट एक तरीके से ख़राब हो गए। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है और आपको पहले से निश्चित होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने 72 में 72 स्कोर किया। आइए देखते हैं। जैसे मैं इसमें आंसर पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं इस पर ये डिस्कशन करूंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पाई चार्ट का था। पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में कि एक तरफ दो चीज़ें होती है, एक तरफ परसेंटेज होता है और एक तरफ डिग्री होता है। डिग्री होता है तो परसेंटेज और डिग्री में रिलेशन आपको जो है स्थापित करना होता है, उसी के आधार पे सारा क्वेश्चन होता है। तो इसमें आप हर क्वेश्चन में ये लाइन जरूर लिखें, चूंकि 100% बराबर 360 डिग्री, यहीं से स्टार्ट करें। और 360 डिग्री के ब्रैकेट में लिख दिया है कि वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी इस क्वेश्चन में वो करेंगे। और सबसे लास्ट में जो भी आपका आंसर हो उसको देखो मैंने ब्रैकेट में डाला है। आप भी जो है इस आंसर को हमेशा ब्रैकेट में डालें ताकि उनको आंसर अलग से दिख जाए। जितना उनको चेक करने में आसानी होगी उतना ज़्यादा इजी होगा। बी नंबर में फिर से देखिए कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ए नंबर में जैसे मैंने लिखा है कि ये दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर व्यय 12.5% है। 12.5% क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि सॉफ्टवेयर पर जो है वो 12.5% है। तो मैंने वो क्वेश्चन में दिखा दिया है कि 12.5% है। अब ये 12.5% है तो 1% का निकाल चुके हैं, तो 12.5% का मल्टीप्लाई कर दिया। तो सॉफ्टवेयर के भुगतान का केंद्रीय कोण आपको पूरा लिखना है, आपको सीधे शॉर्टकट में नहीं मारना है।
शॉर्ट अगर आप जाएंगे, बहुत शॉर्ट नहीं जाना है, आपको लिखना है। और जब आप लिखेंगे तभी आपको जो है पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे मुझे 6 मार्क्स का था, 6 मार्क्स प्राप्त हुए। इसके बाद फिर से R&D पर, R&D और मशीनरी पर, तो R&D पर 22%, मशीनरी पर 22.5%, तो ये जो टोटल हो गया 44.5%। ठीक है, और 44.5% 127.5, तो 1% व्यय किसके बराबर हो जाएगा, इसके। और कैलकुलेटर का लागत मूल्य ये बन गया 6 मार्क्स का। तो आप जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन दें। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे 7 का C। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ फिर से, कि इससे आपको आसानी हो समझने में। 7 का C, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। 24% अधिक है यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 है और एक कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त जो है R&D का लागत मूल्य क्या है। तो लागत मूल्य से 24% अधिक है, तो मैंने क्या किया, लागत मूल्य को x मान लिया कि लागत मूल्य x है, तो अंकित मूल्य 1.24x हो गया है। इसके बाद कैलकुलेटर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 186 रुपया, तो इसको इसके बराबर कर दिया। तो इससे मैंने ऐसा ना कि यहाँ पर लिखा है डिटेल में, इससे भी आपके जो है मार्क्स ठीक होंगे। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि लागत मूल्य को x माना, तो अंकित मूल्य 1.3x, मशीनरी शुल्क ये हो गया, मतलब पूरा लिखा है, एक्सप्लेन किया है। लास्ट में आंसर को आपको बॉक्स में डालना नहीं भूलना है। इसके बाद जो है इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि लाभ परसेंट 20 है, अंकित मूल्य 192 है, लागत मूल्य x है, तो 1.2x बराबर 10 और दे, तो ये टोटल मैंने किया है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन की बात हो गई। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने पाई चार्ट का ही अटेम्प्ट किया, और पाई चार्ट में यही वाला क्वेश्चन था कि परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन शिक्षा पर व्यय करता है। तो मैंने क्या किया उसमें, ये कि परिवार 1 की वार्षिक आय निकाल दी, परिवार 2 की वार्षिक आय लिख ली, ठीक है, और शिक्षा पर खर्च, इसके बाद भोजन, घर, ये मैंने एक डेटा बना लिया। ये एक तरीके से एक डेटा पहले ही बना लिया। डेटा बनाने से आपको क्या होता है कि आय व्यय बराबर है, तो डेटा बनाने से आपको क्या होगा कि पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन। अभी ए वाला क्वेश्चन है कि परिवार 1 द्वारा शिक्षा पर व्यय, पूरा लिखा है मैंने कि कुल व्यय परिवार 1 का इंटू 12%, तो ये गया 0.48 लाख। परिवार द्वारा शिक्षा पर व्यय 8%, तो कितना ज़्यादा हो गया, अतः परिवार 1 परिवार 2 की अपेक्षा ज़्यादा व्यय करता है और व्यय का अंतर बराबर 8,000। मतलब पूरा डिटेल लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। परिवार 1 द्वारा भोजन पर किया गया व्यय, कुल व्यय इंटू 38%, और परिवार 2 द्वारा भोजन पर किया गया 33%, और फिर उनका कितना अंतर है दिखा दिया। ये भी लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार 1 और 2 में कौन ज़्यादा खर्च करता है, तो आपको ये भी डिटेल देना जरूरी है। इसके बाद अनुपात भी पूछा गया था शिक्षा पर व्यय का, ये भी लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने समीकरण ए और बी पीछे बना दिए थे। इसके बाद फिर मैंने कट किया, आप जितना कम कट करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है 8 का डी नंबर सवाल वही वाला है आपका पाई चार्ट वाला। 100% बराबर 360 डिग्री, और वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, हमेशा लिखिए, एक बार लिख देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो परिवार 1 द्वारा खर्च किया खर्च 19%, 19 से मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया। दोनों परिवार 1 और 2 पर संयुक्त रूप से मिश्रित मदों पर व्यय, ये परिवार 1 द्वारा प्लस परिवार 2 द्वारा, इसका 31% है, इसका 32%, तो ये टोटल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। 68 बीपीएससी में जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने क्या किया, लिखा तो ऐसे ही था, लेकिन एक आंसर में जैसे 96/231 था आंसर, मैंने उसको 231/96 गलती से लिख दिया, वो उन्होंने काट के उसको 0 कर दिया मार्क्स, पूरा सही होने के बावजूद। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ तक स्टेप मार्किंग की बात होती है तो कुछ कॉपी पे स्टेप मार्किंग देखिए मैंने 1-2 नंबर देते हैं, कुछ पर 0 देते हैं, तो स्टेप मार्किंग की बात ही नहीं करनी है, आपको पूरा 72 में से 72 लेके आना है, और कोशिश करनी है कि ये जो 72 में 72 मार्क्स है ये जो आप लेके आ रहे हैं, तो इससे जो है आपका बहुत सही से जो है चीज़ें हो सके।
तो आप देख चुके हैं कि डीआई में आपको कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। और 17 बीपीएससी में जो लोग भी मेंस दे रहे हैं और जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेंस के लिए जो है एक आंसर राइटिंग टाइप का प्रोग्राम हम लोग, वैसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए मैंने एक टेलीग्राम बना दिया है। और वो टेलीग्राम का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग डेली 2 से 3 क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और कुछ कुछ एसेज, हर 3-4 दिन में एक एसे भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए आसान होगी। जब आप पहली बार लिखते हैं तो आपको बहुत सारी हिचक होती है। और आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी, तभी आप जो है आंसर राइटिंग में एक्सपर्ट हो पाएंगे। जब पहला आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मेंस दे रहे होंगे, उनका फर्स्ट टाइम होगा। और मैंने एक सर्वे भी कराया था, कुछ दिन के बाद उसकी वो दिखाऊंगा कि लगभग 56% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं। मेरे पास टोटल लगभग 2000 वोट आए थे, 2000 क्या 3000 वोट आए थे लगभग। और 3000 वोट में 56%, मतलब लगभग 1700 लोग 3000 में पहली बार मेंस लिख रहे हैं। तो जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है? वो है कि उन्होंने ज़्यादा आंसर्स लिखे नहीं हैं और उनको आंसर राइटिंग का या फिर मार्किंग का ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो आप लोगों के लिए है कि आप जो है मार्किंग के पीछे इतनी टेंशन न लें, आप आंसर्स लिखना शुरू करें। अभी भी जो हमारे पास टाइम है उसमें अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप जो है बेटर चीज़ों को जो है अभी से इनिशिएट करेंगे, तो आप जो है एक बेस्ट आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और आप आंसर लिखें। बहुत लोग बोलते हैं कि आप उस पर चेक नहीं करते। बहुत सारे आंसर्स को चेक करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आप एक दूसरे की कॉपी को भी रिव्यू कर सकते हैं। एक दूसरे की कॉपी को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। परफेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। परफेक्ट आंसर वो होता है जो मतलब टू द पॉइंट हो और जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसको पूरा करे। एक और बात बताना चाहूँगा, जब क्वेश्चन में अगर 4 पार्ट है क्वेश्चन में और आपको लॉन्ग आंसर 38 मार्क्स का लिखना है और 4 पार्ट में 400 वर्ड लिखने हैं, तो आप क्या करें, पार्ट वाइज क्वेश्चन को तोड़ लें 4 पार्ट में और 100 वर्ड में 100 वर्ड में उसको चारों पार्ट को आंसर को एक्सप्लेन करें। सबसे इफेक्टिव वो आंसर होता है जो हर पार्ट को जो है एड्रेस करता है, क्वेश्चन के हर पार्ट को, हर दिशा को एड्रेस करता है। दूसरा, जिसका कंक्लूजन काफ़ी अच्छा होता है, जिसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप का होता है। लेकिन आप अभी सिंपल इंट्रोडक्शन, सिंपल कंक्लूजन लिखना शुरू करें और आई होप कि 17 बीपीएससी मेंस में आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में सक्सेस की 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका पेपर सबसे पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आप कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप कुछ भी लिखें लेकिन पेपर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपके डीआई में 72 मार्क्स होने चाहिए। 72 में 72 अगर आप ले आते हैं तो आप बहुत ही अच्छा। और डीआई बहुत ईजी सेक्शन, जिनका मैथ नहीं भी रहा है वो भी 72 कर लेते हैं इसमें। और तीसरा, आपके एसए मार्क्स 180 प्लस होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, अगर एवरेज 150-160 पे है तो 180। और अगर एवरेज अगर बढ़ जाता है, जैसे इस साल कुछ एवरेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, पिछली साल का एवरेज 68 में 140 से 150 था, इस साल का एवरेज 170 से 180 है। तो अगर एवरेज इंक्रीज होता है तो फिर जो है आपको 180 प्लस मार्क्स पर टारगेट रहना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे क्या हम जीएस इंग्लिश में
और एसए हिंदी में लिख सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। बीपीएससी में बीपीएससी ये खास फैसिलिटी देता है कि आप उसका जीएस पेपर इंग्लिश में और उसका एसए पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम एसए में हिंदी में कुछ ज़्यादा मार्क्स दिए गए, तो ये होता है सब्जेक्ट्स के साथ। ये यूपीएससी में भी होता है कि कोई मीडियम या कोई सब्जेक्ट जो है ज़्यादा बुम हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जिसमें कंफर्टेबल है ना उसमें लिखें, क्योंकि पिछले अगर 10-15 साल का रिकॉर्ड देखा जाए या फिर वो छोड़िए 68 और 69 2 साल अभी तक ऐसे हुए। 68 में इंग्लिश वालों का पलड़ा भारी था, इस 69th में हिंदी वालों का पलड़ा भारी है। तो ये कभी भी बूम हो सकता है, तो आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखें। हो सकता है कि आप हिंदी में लिखें और कल को इंग्लिश बूम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इफेक्टिव ऐसे लिखने की कोशिश करें कि आप किस भाषा में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बस इस वीडियो में मैं विदा लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम लंबे टाइम से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, इसलिए आपसे जुड़ने का एक जो वे है उसमें मुझे मिलके आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस बार कम से कम मेंस दे रहे हैं, ताकि उन्हें जो है आइडिया लग सके। जिनके पास मीन्स नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करा दें। कम से कम उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो आप उनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा दें। कम से कम वो इसमें लिखेंगे तो इतना हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम क्लियर करने लायक हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।